हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट देखेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज पहले जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आज का लेक्चर देखें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कंपनी रूल 1773 से 1857 तक, इससे हम डील कर चुके हैं। क्राउन रूल आता है 1857 से 1947 तक, जिसके हमने ऑलमोस्ट सारे एक्ट देख लिए थे। 2 एक्ट बचे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने लास्ट में देखा था, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 19 के एक्ट और 1935 के एक्ट में, इन दोनों के बीच में एक साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है। ये अपॉइंटमेंट 1927 में होता है, लेकिन इंडिया तक आते आते इसको 1928 लग जाता है। बेसिकली देखा जाए तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन का अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दिया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। ठीक है, ये आपको याद करना जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद कि इनका अच्छा अपॉइंटमेंट क्यों होता है, क्योंकि जो इंडिया की कंडीशंस वगैरह चल रही थी उस पर रिपोर्ट करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि यहाँ पर इस कमीशन का बहुत ही ज़्यादा अपोज किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, इसलिए सारी पार्टीज ने इस कमीशन को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट एक 1930 में सबमिट होती है, अब ये कैसी रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट थी बेसिकली रिकमेंडेशंस को लेके। अब वो रिकमेंडेशंस का मतलब क्या है कि उसमें वो चाहते थे कि डायरकी का एबॉलिशन हो जाए। कौन सी डायरकी? जो डायरकी हमने पिछले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में पढ़ी थी प्रोविंसेस में, तो ये चाहते थे कि उसका एबॉलिशन हो जाए। दूसरा ये चाहते थे कि प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन हो। तीसरा ये चाहते थे कि फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हो। एंड चौथा कंटिन्यूएशन कम्युनल इलेक्टोरेट का हो। कम्युनल इलेक्टोरेट का कंटिन्यूएशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पहले हमने बात करी थी कि मुस्लिम्स को, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन सबको कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था, तो ये चाहते थे वो बना रहे और कुछ और क्लासेस के को कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर कि ये जो भी रिकमेंडेशंस थे इनके, ये यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होते हैं इन द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन बीच में हम क्या देखते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट किया गया था। अभी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो आपके लंदन में हुई थी, और इसमें इन रिकमेंडेशंस को रखा गया कि जिससे कि इनको समझा जाए और फिर इसको समझ के इनकॉर्पोरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहाँ पे साइमन कमीशन जो है ये ओवर होता है। फिर अब इसी की जो रिकमेंडेशंस अप्रूव हुई वो हमको नेक्स्ट देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका जो है ये बहुत ही लेंदी एक्ट था और डिटेल्ड था। इसमें आपके 321 सेक्शंस और 10 स्केड्यूल्स आ जाते हैं। जो सबसे पहली बात जो हमने पीछे बात करी साइमन कमीशन में कि वो चाहते थे कि ऑल इंडिया फेडरेशन हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसके चलते क्या होता है प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को, इन दोनों को यूनिट बनाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है जो आज की डेट में है हमारे यहाँ 7th शेड्यूल में लिस्ट प्रोवाइडेड है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो वही मेथड मतलब वहाँ से ही आया है। क्या किया इन्होंने एक्ट ने, इस पावर को इसने 3 में डिवाइड कर दिया, 3 लिस्ट में, जिसमें कि सेंटर और यूनिट की पावर डिवाइड हो चुकी थी। तो एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल और एक थी कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम पर जो थे वो 59 आइटम्स थे।
प्रोविंशियल की अगर हम बात करें, प्रोविंशियल में 54 आइटम्स थे और कंकरेंट में 36 आइटम्स थे। ठीक है, ये तीनों आइटम उस टाइम पे स्टार्टिंग में रखे गए। अच्छा, रेजिडुअरी पावर्स की बात करें अगर, तो आज की डेट में भी कहाँ है, सेंटर के पास है ना। तो सेम चीज थी कि रेजिडुअरी पावर्स जो थी वो उस टाइम पे किसके पास थी, वो गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, ये हो जाता है लिस्ट को लेके। अब पिछले साइमन कमीशन में एक और रिकमेंडेशन आया था, क्या कि डायरकी का एबॉलिशन हो जाना चाहिए प्रोविंसेस में। तो प्रोविंसेस में एबॉलिशन हो गया और सेंटर में अडॉप्ट करने के लिए बात करी गई कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और यहाँ पर एक रिजर्व सब्जेक्ट्स ये बन जाएगा। लेकिन देखा क्या गया कि ये जनरली पिक्चर में नहीं आया। और साथ ही क्या होता है यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश कर दी गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिला 6 प्रोविंसेस में। 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म हुआ, असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। साथ ही हमने जो बात करी पीछे साइमन कमीशन में कि ये चाहते थे कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो रहे वो कंटिन्यू रहे। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को, डिप्रेस्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट आ गया, विमेन एंड लेबर वर्कर क्लास, इनको इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा। साथ ही इन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया, जिसमें क्या था कि जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी अब उसकी 10% पॉपुलेशन के पास वोट करने की राइट थी। फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का किया गया। क्यों किया गया भाई, करेंसी को कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। साथ ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो किया गया, साथ ही साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया, जो कि 2 और 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए था। फिर फेडरल कोर्ट 1937, इसका एस्टेब्लिशमेंट हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब फिर 1947 का एक्ट आने से पहले बीच में आपको कैबिनेट मिशन मिलेगा 1946 का। हम सबको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 जो था इसी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हुआ था, जिनको नहीं पता है उनको बता दिया। साथ ही इसमें क्या था, जब कह लीजिए आपको इंडिपेंडेंस कैसे मिल रही है, तो वो सब कुछ इसी मिशन में है, बातचीत सारी इसी मिशन में है, सारे आइडियाज इसी मिशन के थ्रू आते हैं। तो ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 जो था, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश राज टू इंडियन लीडरशिप। तो इसके जो भी प्लान्स थे वो सब डिस्कस इसमें किए गए। और इसके साथ क्या होता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की बात करी गई कि अंडर द मतलब डोमिनियन स्टेटस अंडर द कॉमनवेल्थ नेशंस दिया जाए। तो ये इनिशिएटिव किसका था, ये इनिशिएटिव जो था ये क्लीमेंट इटली का था। अब ये क्लीमेंट इटली कौन थे, ये क्लीमेंट इटली जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। साथ ही इन्होंने एटली जी ने एक डिक्लेरेशन किया था 20 फेब 1947 को। कब किया था इन्होंने डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन करते हैं 20 फेब 1947 को कि भैया अब जो है ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला है। और साथ ही इन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो ब्रिटिश रूल है ये कब तक एंड हो जाना चाहिए, कि ये 30 जून 1948 तक, मतलब इन्होंने कहा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग देखने को हमको मिलते हैं, तो ये कैबिनेट मिशन में आ जाते हैं आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। साथ ही सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपका जो ये पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि कमीशन में कौन कौन था। तो इस मिशन का पर्पस क्या था, इस मिशन का पर्पस बेसिकली था प्रिपरेटरी डिस्कशंस होल्ड करना, जो भी ब्रिटिश इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ और इंडियन स्टेट्स के साथ, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसका मेथड क्या होगा, किस तरह की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम सेटअप करें जिस मेन इंडियन पार्टीज के सपोर्ट से।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने का बैकग्राउंड जो था उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि 3 जून 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, माउंटबेटन प्लान। डेट वाइज भी ऐसे पूछ लिया जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको इस डेट का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। तो 3 जून 1947 को क्या होता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, और कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई, 1946 में। तो इन्होंने कहा ये कंट्री के उस पार्ट पर नहीं लगेगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। मतलब जो एक्सेप्ट करना चाह रही है ये सिर्फ उसी के लिए होगा, और जो नहीं करना चाहती है उसके लिए नहीं होगा। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे क्या थे, वाइसराय थे इंडिया के, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक पार्टीशन प्लान ये लेके आते हैं जिसको हम जानते हैं किस नाम से, माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। और ये प्लान कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। इमीडिएट इफेक्ट जो था ये प्लान आ जाता है किस तरीके से, बाय इनैक्टिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मतलब इफेक्ट की बात करी जाए तो वो कैसे आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से आया। अब हमने क्या देखा कि 1947 का जो एक्ट है, ठीक है, इसके आने से पहले 1947 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो 1919 के एक्ट के प्रोविजंस के अंडर काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो 1935 का जो डायरकी का प्रोविजन था और जो फेडरेशन वाला प्रोविजन था, वो बात तो उसकी करी गई थी लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर हमने देखा कि 19 वाला अभी तक वर्क कर रहा था। अच्छा, ये वाला जब एक्ट आता है तो ये क्या कर रहा है, इसने ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया इंडिया में, ठीक है। और इसने क्या किया, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। कब से? 15 अगस्त 1947 से डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ इसने क्या किया था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेंटर और प्रोविंस दोनों में स्टैब्लिश किया। 1935 में क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन 47 के एक्ट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों में स्टैब्लिश करी जाती है। फिर इन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थी उनको इन्होंने फ्रीडम दे दी कि या तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करिए, या तो पाकिस्तान को, और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। ये उनको फ्रीडम थी, वो अपने अकॉर्डिंग चूज करते थे। साथ ही साथ जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बनती है तो इनको एक राइट मिल जाती है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से खुद को अलग कर सकती है, ठीक। फिर हम थर्ड चीज़ जो देखते हैं वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया जाता है। मतलब एक ये नॉमिनल हेड बन जाते हैं। आगे देखें तो ये चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब अब जो गवर्नेंस होगा, ये गवर्नेंस किसके हिसाब से होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि वही ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, ब्रिटिश जो सुपीरियर आपका था वो अब सुपीरियोरिटी इनकी ख़त्म हो गई और यहाँ पर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन वो सुप्रीम हो जाते हैं, उनके पास सारी की सारी पावर आ जाती है। ब्रिटिश मोनार्क की जो वीटो पावर थी, ठीक है, अब ये कैसी वीटो पावर थी, बिल्स को लेके या रिजर्वेशन के लिए, मतलब जो भी था सर्टेन बिल्स में अप्रूवल उनका मांगा जाता था, ये सब जो थी ये इनकी शिफ्ट हो जाती है किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो होगा उसके पास पूरी पूरी पावर होगी असेंट की। गवर्नर जनरल हम कह लें या फिर हम वाइसराय भी कह सकते हैं, पहले बात कर चुके थे कि इनको वाइसराय डेजिग्नेट करा जा चुका था। अच्छा, दो डोमिनियंस कॉन्स्टिट्यूट हुए, इंडिया और पाकिस्तान, ये हमको पता है। साथ ही साथ एक और चीज़ हुई थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंडिया के उनको एबॉलिश कर दिया गया और जितनी भी फंक्शंस थे उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कहा गया जो दोनों डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट रिपील कर सकती है। तो इसमें ये मेजर पॉइंट्स थे जिसको हमने देखा। फिर लास्ट में ये देखते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन चल रहे हैं, हमने बात करी वो उस टाइम पे वाइसराय थे, तो अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले गवर्नर जनरल यहाँ के कौन बनते हैं,
लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्वेश्चन आता है। और पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछा जाए पार्लियामेंट कौन थी, पहली पार्लियामेंट इंडियन डोमिनियन की, तो वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो इस तरीके से हमने सारे एक्ट्स देखे अभी तक, स्टार्टिंग से लेके 1947 तक के। हमने 2 मिशन भी पढ़े साइमन कमीशन पढ़ा, कैबिनेट मिशन पढ़ा 1946 का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके इसमें पॉइंटर्स में डील किया है, जिससे कि आपको ये याद हो पाए। तो आप लोग ये सब पढ़िएगा अपने आप से और इसको रिवाइज करिएगा, इसके क्वेश्चंस लगाइएगा जैसा भी आपको जहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि ये MCQs में ही बेसिकली आएगा, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट सर्विसेज की हो या फिर PCSJ की। तो जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे कि नए वीडियोस जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया है, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, जिसकी वजह से रेगुलर टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। मैं ट्राई करूँगी कि कुछ समय बाद ये एक रूटीन इसका बन जाए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको बेनिफिशियल है, तो लाइक एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सजेशंस है, आप ms.judiciarypoint@gmail.com पे पूछ सकते हैं, और आप फेसबुक पेज जुडिशरी पॉइंट फॉलो भी कर सकते हैं, और उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।